नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, ये वीडियो बहुत सारे मेरे दर्शक जो हैं उन्होंने भेजी, उसका लिंक भेजा और कहा कि भाई इस पे आप जरूर रिएक्ट करें। ये कोई जिहाद जफर हैं और वीडियो का टाइटल हाउ इंडियंस आर क्रशिंग पाकिस्तानीज इन सऊदी अरेबिया। ये शायद किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो लेट्स सी कि भाई क्या बातचीत हो रही है। आप यूके चले गए, मैं थोड़ा पास रहता हूँ अपने मुसलमान भाई सऊदी अरेबिया। मुसलमान भाई, अच्छा, मुसलमान मुल्क, हाँ जी, जहाँ हमारे मुकद्दस मकामात हैं, जिस मुल्क को बनाने में पाकिस्तानियों ने कितना अहम किरदार अदा किया। उनकी कंपनीज़ को, उनकी मैनेजर, सारे मैनेजमेंट को हमने किया। हाँ जी सर अब वो दौर आ गया। मेरा एक दोस्त का जानने वाला, मेरा दोस्त बता रहा था कि उनके कुछ जानने वाले हैं, उनके अंकल, वो एक कंपनी में काम करते हैं सऊदी अरब के एक शहर में। अच्छा, और वहाँ पे एक आ गया, एक इंडियन एंड रिलीजन, उसका रिलीजियस वो हिंदू है, वो उनके सर पे बैठ गया है। और वो बंदा 30 साल से उस कंपनी में काम कर रहा है, पाकिस्तानी। और वो इंडियन उस पर आके प्रेशर डाल रहा है कि अपनी पोस्ट खाली करो तुम, मैंने अपना बंदा बिठाना है। एक 30 साल से पाकिस्तानी बंदा, शरीफ बंदा, एक मुसलमान मुल्क में एक इंडियन आके उस पर चढ़ाई कर रहा है। मतलब आप यूके को तो छोड़ दें, ये सऊदी अरब को आप देख लें कि यहाँ पे पाकिस्तानियों की, मतलब अब हम, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि एक बंदा जो 30 साल से काम कर रहा है, उसकी कैपेबिलिटी को चेक ना किया जाए, उसको वैसे ही करते रहना दिया जाए। मान लीजिए, इस बात की तस्दीक कौन करेगा कि आप जो बात बता रहे हैं वो सही बात है। अब कल को मैं कह दूं कि जी मेरा एक दोस्त है और उसने मुझे बताया कि सऊदी अरब में वो उसके एक अंकल हैं, वो कैसी कंपनी में हैं जहाँ पे पहले तो वो हिंदू है, और पहले तो वो हिंदू उसका बॉस हुआ करता था उसका, लेकिन अब एक मुसलमान आ गया। और मुसलमान बॉस आने के बाद वो कह रहा है कि जी जो हिंदू कर्मचारी है वो 30 साल से काम कर रहा है, और उसको कह रहा है कि भाई कुर्सी खाली करो, मुझे अपना बंदा लेकर आना है। तो मेरी बात का भरोसा, मैं तो ऐसी 1000 कहानियां बना दूं, मैं ऐसी 1000 कहानियां बना सकता हूं। उसका रेफरेंस क्या है, सबूत क्या है? अच्छा चलिए, इसको भी छोड़ता हूं मैं। 30 साल से वो बंदा काम कर रहा है। अगर मैं कहीं पे बॉस बन के जाता हूं तो मुझे हटाने में 2 मिनट लगेंगे यार। मैं उसको थोड़ी ना बोलूंगा कि कुर्सी खाली करो भाई, खाली करो, खाली करो, नहीं। उसको 2 महीने की नोटिस दूंगा, मतलब जो कंपनी का रूल होगा उसको फायर कर दूंगा। सिंपल, सिंपल एज दैट। कॉर्पोरेट कंपनीज ऐसे ही काम करती हैं। इंडिया में भी ऐसा ही होता है, बाहर भी ऐसा ही होता है। उसमें हिंदू मुसलमान थोड़ी ना देखूंगा मैं। उसको निकाल दूंगा 2 मिनट में। अगर हिंदू मुसलमान देखूं भी मैं तो 2 मिनट में निकाल दूंगा उसको जाके ये थोड़े ना कहूंगा कि जी आप कुर्सी खाली कर दीजिए, चूंकि मैं अब हिंदू बॉस आ गया हूं तो मैं अपने एक हिंदू बंदे को लेकर आने वाला हूं। आप चूंकि मुसलमान है तो इसलिए मैं आपको नहीं रख सकता, मैं आपको हटाऊंगा। ये क्या बात हो गई? मैं अगर कहीं जाता हूं, मेरा कोई मुसलमान बॉस है, और अगर मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है काम करने की, मैं बोझ बनता जा रहा हूं कंपनी के ऊपर, वो क्यों रखेगा मुझे? क्यों रखेगा? इसलिए कि मैं 30 साल से वहां पे काम कर रहा हूं, इसलिए रखेगा लॉयल्टी देखकर। तो जी लॉयल्टीज से कंपनीज ऐसे नहीं चलती हैं। लॉयल्टीज भी चाहिए और कैपेबिलिटीज भी चाहिए। आप अगर अपने काम में अपग्रेड नहीं हुए हैं, आप उस लेवल का काम नहीं कर सकते हैं, आप अनफिट हैं जॉब के लिए, आपको कंपनी ढो नहीं सकती। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है आगे इनकी बातें सुनने में। हम अपने मुल्क में तो हम रोते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हम बाहर भी जाएंगे तो वहाँ भी इज्जत सर, अब बाहर भी नहीं है, आप यकीन करें। और ये जो बात है, ये जिन्होंने मिडल ईस्ट जाना है उनको बता दें। मेरे जानने वाले हैं, वो दुबई से गए थे यूके। 5 साल रह के वो दुबई वापस आए हैं, और वापस आके उन्होंने क्या देखा है कि उनके ऑफिस के अंदर everyone has been replaced by South Indians. Everyone has been replaced. और उन्होंने आगे बताया था कि इस वक्त जितना भी एटलीस्ट अबव 50% जो स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेज है ना UAE में, इट्स रन बाय इंडियंस। गोल्ड का तो लिटरली सारा कारोबार इंडियंस के पास है UAE के अंदर। और कतर के अंदर भी
वो अपने अब दे मूविंग इनटू कतर। सऊदीया के अंदर भी आपने बता दिया, हालांकि हैरानगी की बात है ये सऊदीया में हो रहा है, लेकिन अब तो सऊदीया एंड रिलीजन का फ़र्क भी आप देख लें। अब कि मैं उसके ऊपर एक बंदा आके उसको दबाव डाल रहा है कि छोड़ो। तो सर ये फिर अब आप देख लें कि हमारे लिए, मैं तो नहीं मानता कि कोई कॉरपोरेट में ऐसे कोई दबाव डालेगा और रिलीजन की वजह से दबाव डालेगा। ये गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है। ये सबसे इजी है विक्टिम कार्ड प्ले करना कि चूंकि बॉस जो है वो हिंदू आ गया है और मैं मुसलमान हूं और चूंकि मैं कैपेबल नहीं हूं, मेरे लिए तो इजी है भाई, हिंदू आ गया ना, अब तो मुझे हटाया कहीं, बताओ मुसलमान कंट्री में भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अरे अपनी काबिलियत बढ़ाओ भाई, अपनी काबिलियत बढ़ाओ। ये देखना बातचीत है, कमाल है भाई। वो इंडियंस कैपेबल हैं तो उन्होंने जॉब ले ली। कंपनी का मालिक तो नहीं है, कंपनी का मालिक मुसलमान ही होगा, उसने कुछ देखा होगा ना, तभी तो दिया होगा, बुलाया होगा, जॉब दी होगी, है कि नहीं। बड़ा इजी है विक्टिम कार्ड प्ले करना। और जिस तरह से ये पोर्ट्रे होना, हिंदू रिलीजन, वो मुसलमान, अस्सी भी मुसलमान, अरे भाई बिजनेस में ही कुछ हिंदू मुसलमान नहीं होता। मालिक देखता है कि मेरी कंपनी को आगे कौन बढ़ाएगा, मुझे कमा कर कौन देगा। इतनी बात भेजे में नहीं घुसी आप लोगों के। हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। हम पूरी दुनिया में सांस नहीं ले सकते, हम लोग मुकाबला भी नहीं कर सकते। मसला ये ना कि हमारा इतना, कहते हैं ना कि रिग्रेस कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर, हमें पाकिस्तानी आइडेंटिटी को रिग्रेस कर दिया गया। रिग्रेस कर दिया गया है, हमें हमारी सोच पे ताले लगा दिए गए हैं। हमारी जो है लिटरली स्कूलिंग को डिस्ट्रॉय किया गया पाकिस्तान के अंदर इन द लास्ट 40 to 45 ईयर्स। कि अब हम एक ऐसे, मुझे जो है ना आगे नेक्स्ट 10 ईयर्स वो बड़े पाकिस्तान के अंदर ना एक एक बुरा ख्वाब, भयानक ख्वाब के तौर पर नज़र आ रहा है कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। कि अभी आप एक डिवीज़न देखेंगे पाकिस्तान के अंदर कि सोसाइटल डिवीज़न आ चुकी है। गरीबों के इलाके डिफ़ाइन हो चुके हैं, अमीरों के इलाके शहरों में हों, गांव में हों, डिफ़ाइन हो चुके हैं। वॉल्टन DHA के दरमियान जो एक 15-20 फुट की लंबी दीवार है वो खींची जा चुकी है, नज़र आती है, पता लगता है। और वैसे और आपको पता लग रहा होता है कि वॉल्टन के उस पास लोगों ने गंद फेंक फेंक के वो पूरी दीवार जो है ना कवर हो चुकी है। और इसी तरह ही फिर आप कभी बहरिया जाएं, जितने वो पता नहीं कितने हज़ार एकड़ पे बहरिया, वो दीवार ही दीवार है। तो ये इस सोसाइटल, ये सारा एग्रीकल्चरल लैंड पे हो रहा है, ये सारा एग्रीकल्चरल लैंड पे हो रहा है। पाकिस्तान ऑलरेडी हमारे आगे जो इकोनॉमी हमारी ऑलरेडी जो है ना इस वक्त भंगड़े डाल रहे हैं, IMF के पैसे आ गए, होना कुछ। तो इससे याद आया मुझे, करीब जहां तक मुझे याद आ रहा है, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, 40,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के पास है फार्मिंग के नाम पर। 40,000 एकड़ जमीन पर पाकिस्तानी आर्मी फार्मिंग कर रही है। और बधाई हो पाकिस्तान कि भाई जो पाकिस्तान ने फैसला किया है कि जो बिजली कंपनियां जो हैं घाटे में चल रही हैं वो बिजली कंपनियां पाकिस्तानी आर्मी को दे दी जाएंगी। और वहां के जो रिटायर्ड फौजी हैं भाई उनको भी तो कुछ काम धंधा चाहिए ना, इतने साल अफसर बन के रहे हैं तो भाई 10, 20, 50, 100 लोग चाहिए ना जिनके ऊपर अपनी मूंछों की ताव देते हुए अफसरी झाड़ सके। तो वो कंपनीज भी दे दी गई पाकिस्तानी फौज को, जहां पे अब रिटायर्ड फौजी अफसर जो आएंगे और वो कंपनीज चलाएंगे, बिजली की कंपनियां। तो वाहिद पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां पर आर्मी असली काम करने के बजाय फार्मिंग करती है, बिजली कंपनियां चलाती है, वो पापा जोन्स चलाती है। और नाटो की रिपोर्ट के मुताबिक माने तो ड्रग्स की तस्करी का धंधा भी करती है पाकिस्तानी आर्मी। तो मैं नहीं कहता भाई, नाटो की रिपोर्ट कहती है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। मुझे पाकिस्तान को नीचा दिखाने का कोई शौक नहीं, पाकिस्तान खुद को ही नीचा दिखाने के सारे सबूत देता रहता है। नाटो कह रही है नहीं है, वक्त ही ठीक है, वो ठीक है। सिक्योरिटी भी हम लोग बंद होते जा रहे हैं, ठीक है, जंगें अब नहीं हो रही हैं इस रीजन के अंदर। लास्टली अब ये क्वेश्चन आ गया कि जो सोसाइटी है उसमें भी फ्रेगमेंटेशन हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन अब ये आ रहा था हमारे लिए, जो हमने कभी इन फ्यूचर आंसर करेंगे, कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ, तो इंडिया की जो राइजिंग इकोनॉमी है, जो कि आई थिंक बिफोर द एंड ऑफ दिस डेकेड इज़ गोइंग टू बी
थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट हो सकती है, थर्ड लार्जेस्ट, यस डेफिनेटली। चाइना यानी फिफ्थ लार्जेस्ट तो हो चुकी है यूके को। अच्छा, यूके को रिप्लेस कर दिया इन्होंने फिफ्थ लार्जेस्ट। अब आई थिंक फ्रांस को करना है सिर्फ, अब इन्होंने जर्मनी को करना है And और जापान को करना है। अच्छा, जर्मनी जापान को करना है इन्होंने। और देखें कि बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड द मेन क्वेश्चन है कि पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करेगा इन फ्रंट ऑफ इंडिया। ये बड़ा मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। क्योंकि अब हमने अमेरिका को तो भूल जाए ना, अब तो अमेरिका ने इस रीजन के अंदर आफ्टर मोदीज विजिट साउथ ईस्ट एशिया का चौधरी जो है वो इंडिया बन चुका है, भारत बन चुका है। हम हमारे इंडिविजुअल्स स्किल में मुकाबला नहीं कर सकते, ठीक है, डिप्लोमेसी में मुकाबला नहीं, हम ये डिप्लोमेसी होती वो तब है ना जब आपके पीछे कुछ हो, यानी ब्रिज। डिप्लोमेसी के लिए आपको एक ब्रिज चाहिए, वो ब्रिज है ट्रेड एंड बिजनेस, इकोनॉमी। आप जब पाकिस्तान का डिप्लोमेट जाएगा यूके में या यूनाइटेड स्टेट्स में, कुछ ऑफर करने को नहीं है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। इंडिया जाएगा, वो कहेगा हाँ भाई हमारे पास देखो आईटी का सेक्टर इतना बड़ा है, इन्फोसिस है, विप्रो है, HCL है। फिर इनकी जनाब अली कहेंगे कि हाँ तुम अपनी लेकर आओ, अमेज़ॉन लेकर आओ, जो कि रिलायंस के साथ एक बहुत बड़ा गठजोड़ करने की कोशिश कर रही है उसके अंदर ऑनलाइन कॉमर्स के लिए। तो पाकिस्तान के पास तो ये चीज़ें ऑफर करने को है ही नहीं अनफॉर्चुनेटली ना। हमने अपने हमने अपनी इकोनॉमी को इतना लिबरलाइज किया ही नहीं है। हमने बेसिकली क्या किया है कि अपनी चंद मुकद्दस इंडस्ट्रियाँ, उनकी मोनोपोली कायम रखने के लिए बाकी सबको धकेल दिए बाहर। लेकिन एज ए सोशल फैब्रिक आप लोग क्या कर रहे हैं, एज ए समाज आप लोग क्या कर रहे हैं? गड़बड़ी वहां पर है, गड़बड़ी आपकी सोच में है, आपकी सोसाइटी में है। आपने अमेज़न की बात की, अमेज़न आप कंपनी आई थी ना आपके यहां, आप लोगों ने अमेज़न के साथ क्या किया? फर्जीवाड़े, धोखाधड़ी, हाथ जोड़ लिए उसने, अमेज़न ने, चली गई वो। उसी अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस भारत के बारे में क्या कहते हैं? भारत के बारे में कहते हैं कि 21st सेंचुरी भारत की है। सुनिए। I want to make a prediction for you. I predict that the 21st century is going to be the Indian century. The dynamism, the energy, everywhere I go here, I meet people who are interested in self-improvement and growth. This country has something special, and it's a democracy. This is going to be the Indian century. तो सवाल यह है कि जेफ बेजोस ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वहां उन्होंने यहां की सोसाइटी देखी, यहां के लोगों को देखा। मैं ये नहीं कहता कि 100% करप्शन फ्री है, हम सब कुछ एकदम ईमानदार है सब कुछ, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो बेहतर है, वो ईमानदार है अपने काम के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए। हमारे लिए ऑलवेज कंट्री फर्स्ट है, ऑलवेज। नो रिलीजन, नो कास्ट, नो नथिंग। हमारे लिए हमारी कंट्री फर्स्ट है, उसके बाद सारी चीजें सेकेंडरी हैं। तो जहां पे कंट्री की बात आएगी, हम वहां पे रिलीजन और ये बाकी चीजें नहीं सोचते, कंट्री की सोचते हैं। पाकिस्तान में ठीक इसका उल्टा है। आई डोंट नो कि आप लोग मेरी बातों को अग्री करेंगे कि नहीं करेंगे। आप खुद जाकर एक रेकी कीजिएगा अपने आसपास के नॉर्मल पाकिस्तानी, सड़क पर पाकिस्तानी चल रहे, आप जाकर पूछ लीजिए पाकिस्तान पहले या इस्लाम पहले, एंड आई बेट 100% जवाब मिलेगा इस्लाम पहले, पाकिस्तान सेकेंडरी है आपके यहां। तो कंट्रीज ऐसे ग्रो नहीं करती हैं। कंट्रीज ग्रो तब करती हैं जब आपकी सोसाइटी ग्रो करती है, जब आपकी सोसाइटी की नीयत ठीक होती है। तो प्रॉब्लम आपकी सोसाइटी में है और कहीं नहीं। ठीक है, बाहर भी जा चुकी है पाकिस्तान से। मुझे याद है 1980 में बाहर आई थी। बाहर हैड अ बिगर फुटप्रिंट इन पाकिस्तान देन इट हैड इन 2020 बिगिनिंग ऑफ
when they left, सिर्फ 450 एम्प्लॉयज़ रह गए थे बायर के पाकिस्तान के अंदर, एंड दे लेफ्ट। आप सोचें ज़रा, जबकि इंडिया के अंदर मैं उनकी देखता हूँ, इंडिया के अंदर उनके प्लांट्स हैं बायर के, पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ उनका रह गया हुआ था ये सेल्स का तबका, सेल्स डिपार्टमेंट रह गया हुआ था, और वो भी जो अपना बेच का डिपार्टमेंट किसी लोकल कंपनी को जा चुके हैं। तो पाकिस्तान के लिए अब हमारे लिए ये देखने को हाउ आर वी गोना डील विद इंडिया, वाइल एट द सेम टाइम हमारे अफ़गानिस्तान के साथ भी मसले शुरू हो चुके हैं। और ये डेकेड जो है ना इस वक्त पाकिस्तानियों को ख़त्म करनी पड़ेगी कि इंडिया छाने लगा है इस रीजन के अंदर, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल है ये $5 अरब की इन्वेस्टमेंट यूके में। यानी अब यही क्वेश्चन आ गया कि हम अपने आप को इंडिया से हमेशा कंपेयर करते रहे हैं हिस्टोरिकली, लेकिन अब कंपैरिजन ख़त्म हो चुका है, अब बनता ही नहीं है, अब तो बनता ही नहीं है। बनता इसलिए नहीं है क्योंकि ना ही हमारी कंपनीज ने कभी जाकर वहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। हमारे इंडिविजुअल्स आते हैं, करप्ट पॉलिटिशियंस आते हैं, वो अपना पैसा लेकर लॉन्डर करके वहाँ पर ले जाते हैं, ये हमारे वहाँ पे फ़क्त काम है। लेकिन हमारी कंपनी ने कभी बरतानिया में इन्वेस्ट नहीं किया, तो हमें वो उस तरह की वो भी नहीं मिलती, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलती, बल्कि ज़लालत करते हैं, वो दलील करते हैं कि ये पैसे मांगने आ गए हैं, पैसे मांगने आ गए। गए। जब आपकी कंट्री की रिस्पेक्ट नहीं होगी, आपके पॉलिसी मेकर्स की रिस्पेक्ट नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली जो वहाँ पे पाकिस्तानी बैठा है उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं होगी, उसकी भी नहीं होगी। रिजवान साहब ने तो कुछ आई ओपनिंग फैक्ट्स बताए हैं, इसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे बेहतरी लाई जा सकती है, हम अपना मकाम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं पूरी दुनिया में कि हम जलील ना हो, हमारी भी इज़्ज़त हो। सजेशंस के लिए कमेंट सेक्शन हमारा खुला है, कमेंट कीजिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। चलिए साहब, तो ये हमने बातें देख ली। तो जिहाद जफर साहब की मैक्सिमम बातों से मैं सहमत हूं, अग्री करता हूं। लेकिन मैंने क्या बात कही, सोसाइटी में जो आपकी सोच है, और वो सोच इस वीडियो के 1 मिनट में मुझे दिख गई कि सऊदी अरब तो मुसलमान कंट्री है, और वहां पर लाके बिठा दिया एक हिंदू को, और हिंदू कह रहा है एक मुसलमान से जो 30 साल से काम कर रहा है कि तू हट जा। ऐसा कैसे हो सकता है? हिंदू मुसलमान से ऊपर कैसे आके बैठ सकते? ये जो सोच है ना, ये फील आई डोंट नो कि जिहाद जफर साहब जो हैं उनकी क्या सोच है, लेकिन जो 1 मिनट के अंदर जो मुझे रिफ्लेक्ट हुआ वो सोच यही था कि मुसलमान कंट्री में तो मुसलमान को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए ना, हिंदू को क्यों मिल रही है? और मुझे लगता है कि अगर बात आप ये नहीं भी कहते तो आप प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते थे, लेकिन आपने उसमें हिंदू मुस्लिम लेकर आया। अब जिहाद जफर साहब के बारे में मैंने कुछ पता किया, तो इनका जो ट्विटर पे प्रोफाइल है वो कहते हैं कि जी अ पाकिस्तानी हु लव्स जियोपॉलिटिक्स एंड म्यूजिक, कंटेंट क्रिएटर, फाउंडर ऑफ द वाइड साइड, द फर्स्ट एवर डिजिटल करंट अफेयर्स शो ऑन यूट्यूब पाकिस्तानी। तो ये वहां पे मिला, तो द वाइड साइड मैंने जाके देखा, तो द वाइड साइड जो है एक यूट्यूब चैनल है, और इसके करीब 4-4.25 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। और इस पर भी मैंने देखा तो वो थोड़ा एंटी इंडिया सेंटिमेंट मुझे नज़र आया। कुछ वीडियो जो शुरुआत वाले देखे, जैसे इज पाक नेक्स्ट टारगेट आफ्टर पैलेस्टाइन, और उसमें मोदी जी की तस्वीर लगी है। उसके अलावा ये जानते हुए भी मुझे लगता है कि इनको जिहाद जफर साहब को पता होगा कि इंडिया ने कभी पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको सबूत दे सकता हूँ, आप ही के जर्नैल, आप ही के एयरफोर्स के मार्शल रह चुके हैं, उन लोगों के, जिससे आपको पता चल जाए कि जो मैं बात कह रहा हूँ मैं पूरे फैक्ट के साथ कहता हूँ। आपकी तरह किसी दोस्त की बातों को मैंने नहीं बताया, अंकल और ये और वो, जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। एक वीडियो मैंने देखा, पाक इन ब्रिक्स इंडिया शॉक्ड, मतलब पाकिस्तान ने अप्लाई किया, मैंने मान लो MIT में एडमिशन के लिए मैंने अप्लाई कर दिया, तो इससे अमेरिका शॉक में आ गया। अरे आप समझिए, टाइटल बड़े इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडिया तालिबान क्लैश, अफगान गेम ओवर, मतलब इंडिया तालिबान में क्लैश हो गया, मोदी जी दिख रहे हैं और मौलाना तालिबान दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जिहाद जफर साहब को भारत अफगानिस्तान के रिलेशंस पे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। अगर ऐसा होता तो तालिबान के लोग ये नहीं कहते इंडिया से कि भाई आपके जो प्रोजेक्ट्स बचे हैं वो आके प्रोजेक्ट्स अपने कंप्लीट कीजिए अफगानिस्तान में। और भी बहुत कुछ है बताने को, मैं बता सकता हूँ। तो ये थोड़ा सी इनकी जानकारी मिली। इसके अलावा जब मैं इनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे गया सर्च करते करते तो वहाँ पे इन्होंने लिखा कि इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर एट द वाइड साइड, वही उनका इन्फो था। इनकी थोड़ी सी मैंने पढ़ाई लिखाई के बारे में जानना चाहा, जो लिंक्डइन पे मौजूद है। तो इन्होंने
ये स्टूडेंट रहे हैं सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। 2009 से लेकर 2013 तक 4 साल के करीब इन्होंने बीएस किया है कंप्यूटेशनल फिजिक्स में। मतलब पढ़े लिखे हैं, इनकी बायो से तो ये लग रहा है। इंटर्नशिप इन्होंने की है सितंबर 2013 से लेकर दिसंबर, मतलब सितंबर से इनका एक तरह से 2013 से इनका करियर शुरू हुआ है। तो मेरा करियर शुरू हुआ था 2002 में, तो आई थिंक अब जोड़ लीजिए करीब 11 साल मैं इनका सीनियर हुआ, वैसे कह सकता हूँ मैं, नहीं बुरा मत मानिएगा, मतलब कह रहा हूँ मैं ऐसे। और बाकी मैंने इनका सब देखा, टेक्नोलॉजी राइटर रहे हैं मोर मैगजीन के लिए और ये सारी चीज़ें, तो ये मैंने इनका देखा। तो ये ठीक ठाक पढ़े लिखे लोग दिख रहे हैं मुझे, जिहाद जफर साहब, और सुलझे हुए इंसान लग रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मुझे अब पता नहीं, अब हो सकता है कि अगला वीडियो इनका मैं देखूं, इनके कुछ और वीडियोस देखूंगा, तब थोड़ी इनका माइंडसेट मुझे समझ में आएगा। लेकिन जो पहली नज़र, जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ा मुझे, वो 1 मिनट का सुन के हिंदू मुसलमान और ये और वो, कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि हिंदू सुपरमेसी जो है वो सऊदीया में हो रही है, जबकि ऐसी होने नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक मुसलमान मुल्क है और पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, तो वहाँ पर मुसलमानों की ज़्यादा सुनी जानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस पर और ज़्यादा आपको अपना माइंड जो है ब्रॉडर करना चाहिए, चीज़ों को ब्रॉडर तरीके से देखना चाहिए। कई सारे किस्से होते हैं, कहानियाँ होती हैं, वजहें होती हैं किसी भी चीज़ के लिए करने के लिए। तो मुझे लगता है कि उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए। बाकी वीडियो ठीक था, पाकिस्तान को लेकर जो बातें कही गई वो आप ठीक थी। पाकिस्तान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और खैर भारत से मुकाबला नहीं है, क्योंकि जब मुकाबला करना था तो आप लोगों ने कुछ और नहीं किया, कुछ और किया। टेररिज्म की फैक्ट्री लगाई, जमातुद दावा टाइप के संगठन की, हमारे आईआईटी खुल रहे थे, हमारे यहाँ ये खुल रहा था, और आप लोग, जैसे कि आपका नाम है जिहाद जफर, तो जिहाद कर रहे थे, उधर अफगानिस्तान जिहाद में हिस्सा ले रहे थे। तो ये फर्क है सोसाइटी का। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ऑलवेज, कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में या डिस्ट्रक्शन में उसकी सोसाइटी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसी उसकी सोसाइटी की सोच होगी, जैसा उसका माइंडसेट होगा, वो कंट्री वैसे ही आगे बढ़ेगी। हाँ, नो डाउट लीडर्स चाहिए होते हैं, लीडर्स रास्ता दिखाने के लिए, विजन पेश करने के लिए, जिसमें आपको लेकर चलना होता है काम, लेकिन सोसाइटीज ने करना होता। ये फर्क है बेसिक भारत और पाकिस्तान। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।